Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 16th of July 2021, Friday. Inspiration of the day is success is a journey, not a destination. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. The center may get 30% more from infra asset sale. So this first article covers the news about national monetization pipeline scheme that recently government of India has announced in its budget 22. इस फाइनेंशियल ईयर 22 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NMP बोलते हैं, इस स्कीम का अनाउंसमेंट किया था इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया. इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर फेस करते हैं, और इसी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इंडियन इकॉनमी में, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता. तो कई बार और कई सालों से गवर्नमेंट जो आ रही हैं जा रही हैं, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रमोट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, try to boost the infrastructure development through different initiative. करंट गवर्नमेंट का जो अप्रोच है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, गवर्नमेंट का सीधा सा ये अप्रोच है कि ऐसे असेट्स जो कि टैप्ड हैं, या ऐसा मनी जो कि ऐसे असेट्स में टैप है जो कि अनवायबल हैं, दे आर नॉट जनरेटिंग एनी प्रॉफिट. तो ऐसे असेट्स को कलेक्ट करके, उनकी लिस्टिंग करके, उनको सेल करके, वहाँ से जो मनी ट्रैप है, जो फंड ट्रैप है, जो फाइनेंस ट्रैप है, उसको रिलीज़ करके ऐसे वायबल प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए जहाँ से इनकम जनरेट हो, रिवेन्यू जनरेट हो गवर्नमेंट के लिए और कंट्री के लिए. तो उसी डायरेक्शन में कई सारी स्कीम्स, कई सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम लाती रहती है. और इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इस स्कीम का अनाउंसमेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. और इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग को पावर दी थी, या नीति आयोग को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिस लिस्ट के तहत जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके पास जो आइडल असेट्स बचे हैं, ऐसे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स हैं जो कि वायबल नहीं हैं या किसी तरह का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे असेट्स को मोनेटाइज करके किसी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगाया जाए ताकि वो वायबल हो जाए. तो गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट था इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट था, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ट्रिलियन का था फॉर अपकमिंग 4 ईयर्स. गवर्नमेंट ने जो अपने एस्टिमेट्स किए थे उसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले 4 सालों तक गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ और पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स या अंडरटेकिंग्स के कोर असेट्स या जो आइडल असेट्स हैं उनको सेल करके अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है. बट जो प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट हुए हैं, जो रिसेंटली डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ ने सबमिट किए हैं, उस फ्रेश लिस्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट था उससे 30% ज़्यादा, 30% ज़्यादा वैल्यूएशन की असेट की लिस्ट सबमिट हुई है. इसका मतलब गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज इट स्टैंड टू मेक मच मोर मनी फ्रॉम द असेट मोनेटाइजेशन देन इट प्रीवियसली थॉट ऑफ. So in Union Budget 2020, the Finance Minister had announced the National Monetization Pipeline as a part of National Monetization Pipeline asset created by PSUs such as NHAI, PGCIL, Railway or different ministries that would be sold, and money raised would then be used for creation of new infrastructure assets that are more viable, that are actually revenue generating. और बहुत सारे डिफरेंट मोड्स को भी प्रपोज किया था इस पर्टिकुलर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के तहत, जिसमें इन विच जैसे मोड भी थे इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को मोनेटाइज करने के लिए, फंड करने के लिए. इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, अगर आपको याद हो, हमने कई बार डिस्कस भी किया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की एक स्कीम लाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन ऑर्डर टू promote the infrastructural development for next
5 years, and that emphasis would be on ease of living, safe drinking water, access to clean and affordable energy, healthcare for all, modern railway station, airport, bus terminals and world class educational इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसे स्कीम 2019 में अनाउंस करी थी। ये तो हो गया फंड को यूटिलाइज करना। एक फंड जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की स्कीम अनाउंस करी, जिसके तहत ऐसे एसेट्स, ऐसे कोर एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो कि मिनिस्ट्रीज़ के पास पड़े हुए हैं, जो यूटिलाइज नहीं हो रहे, उनको मोनेटाइज करके रिवेन्यू जनरेट किया जाए और दैट पर्टिकुलर रिवेन्यू कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल असेट्स। और एज पर द करंट सिचुएशन, नीति आयोग इज ऑन द final stage or advanced stage of finalizing this list of core infrastructure assets that are submitted by different ministries, different departments for monetization। तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो अब नई लिस्ट गवर्नमेंट को रिसीव हुई है, नीति आयोग की रिसीव हुई है, उसको देखते हुए जो गवर्नमेंट का 2.5 ट्रिलियन का जो टारगेट था, उस टारगेट को गवर्नमेंट या नीति आयोग रिवाइज करे असेट मोनेटाइजेशन को लेकर के। हालांकि लिस्ट जो है वो अगस्त में रिवील करी जाएगी। 10 मिनिस्ट्रीज अभी तक अपने प्रपोजल या अपनी लिस्ट जो है वो सबमिट कर चुकी हैं। NMP will be in 2 parts. One for policy and monetizing benefits. The other will feature a list of core assets and target till financial year 25. Global Pension Fund and Sovereign Wealth Fund are keen to invest into these assets. तो अब किस तरह से असेट को मोनेटाइज किया जाएगा, क्या सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, ये सब अभी इनके डिटेल्स जो है नीति आयोग अगस्त में रिलीज कर सकती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। एक्सपोर्ट सीज नियरली 50% जंप टू $33 बिलियन इन जून। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो पैंडेमिक के एरा में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव कर रही है। जो एक जनरल टेंडेंसी रहती थी इंडिया के केस में ट्रेड डेफिसिट की, जो एक जनरल सिनेरियो रहता था ट्रेड डेफिसिट का, वो रिड्यूस होता हुआ, वो नैरो होता हुआ दिख रहा है। इवन कुछ क्वार्टर में, कुछ मंथ्स में इंडिया ने ट्रेड सरप्लस रजिस्टर्ड किया है, दैट ऑल बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक रिलेटेड डिसरप्शन। दिस आर्टिकल बेसिकली इवैल्यूएट्स अ record high into the export. So recording growth for the 7th month in a row, India's export rose by 48.34%, that is $32.5 billion in the month of June। तो जून के महीने में इंडिया के एक्सपोर्ट ने 48.3% तक की ग्रोथ रजिस्टर करी है। एंड व्हाट इज द रीजन? ऑन अकाउंट ऑफ हेल्दी ग्रोथ इन शिपमेंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, gems and jewelries, chemicals and other related products. So even the trade deficit stood at $9.37 billion according to the official data. और यही एक्सपोर्ट जून के मंथ में लास्ट ईयर में $22 बिलियन था और 2019 में $25 बिलियन था, जो इस पर्टिकुलर जून में बढ़ के 48.34% तक इंक्रीज होते हुए $32.5 बिलियन तक पहुंच गया है। और ये जो सिनेरियो है इंडियन इकोनॉमी में, ये क्लियरली इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में जो भी इस समय रिसेशनरी कंडीशंस आ रही हैं, दैट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं हो पा रही है। एक्सपोर्ट की केस में अगर हम देखें, इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में तो अब जो इकोनॉमीज़ हैं दे आर एक्चुअली ऑन रिकवरी प्रोसेस, तो वहाँ पर डिमांड है, इसीलिए तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इंडिया का कंटिन्यूअस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। बट इन केस ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल नॉट एट वेरी गुड पोजीशन। और इसीलिए कई बार एक्सपर्ट जो हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, दे आर डिमांडिंग द ईजी मनी। उनका ये कहना है कि ईजी मनी दीजिए पब्लिक के हाथ में, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड होगी। और अगर आपको याद हो, कल हमने डिस्कस भी किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनका DA बढ़ा करके 28% तक कर दिया गया है।
हालांकि पैंडमिक की वजह से इंडिया को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ़ायदा हो रहा है उसको एक्सपोर्टर्स आर वेरी कीन टू रियलाइज। अगर मई की बात करें, मई 2021 की, तो आउटवर्ड शिपमेंट वर वर्थ रुपीज़ $32.27 billion and $31 billion in April this year, and the data released by the Commerce Ministry on Thursday shows it। तो लास्ट 7 महीनों से, लास्ट 7 मंथ से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, thanks to different export promotion schemes of government of India, and thanks to the structural changes that are actually brought by pandemic। और अगर इंपोर्ट की बात करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट ही बढ़ रहा है, इंपोर्ट इन जून टू ऑल्सो रूज टू 98.31%। तो इंपोर्ट में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, 98% तक इंपोर्ट बढ़ा, जबकि जो एक्सपोर्ट है वो 48% तक ही इंक्रीज़ हुआ है। तो इंपोर्ट में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, जिसकी वजह से जो इंडिया का डेफिसिट रहा है वो $9.3 बिलियन रहा है, अगेंस्ट अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ 0.79 बिलियन इन द वेरी सेम मंथ ऑफ लास्ट ईयर। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर में ट्रेड डेफिसिट जो ज़ीरो था, दैट ऑल बिकॉज ऑफ द टोटल रिस्ट्रिक्शन इनटू द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन। तो इसीलिए ये $0.79 बिलियन का हमें ट्रेड डेफिसिट जून में लास्ट ईयर में देखने को मिला था, और उसके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर जून में जो ट्रेड डेफिसिट रहा है वो $9.37 बिलियन रहा है। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो ये कंटिन्यूएशन है, जो ये ग्रोथ है एक्सपोर्ट में, ये अभी और कंटिन्यू रहेगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव एक्चुअली वांट टू कैपिटलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज द मर्केंटाइज एक्सपोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड ट्रेड बैलेंस सिंस जून 2019 टू जून 2021। और हम देख सकते हैं कितना कितना डिफरेंस आया है हर कैटेगरी में। और इंपोर्ट्स भी बढ़ा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो इंपोर्ट में 98% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। मेजरली अगर हम इसको बहुत केयरफुली एनालाइज करें इस डेटा को, तो हम देखेंगे कि ऑयल इंपोर्ट जो है इंडिया का जून में वो अप्रॉक्सीमेटली $10.68 बिलियन का रहा है। दैट इज़ वे मच हायर देन 100%, क्योंकि इस बार 116.5% का चेंज देखा गया या ग्रोथ देखी गई है इन टर्म्स ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑयल के जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है ये हमें वैल्यू में ये इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और गोल्ड का इंपोर्ट भी 60% तक बढ़ा है। तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट मोर देन 100% इंक्रीज़ किया है, गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो 60% तक ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो में टोटल इंपोर्ट है इंडिया का वो 98% तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। गवर्नमेंट फ्रंट लोड्स ₹75K करोड़ टू स्टेट्स। तो स्टेट्स में स्पेंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, कोविड-19 की सिचुएशन में डिमांड को बढ़ाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ज़्यादा एक्सपेंडिचर को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी जो शॉर्टफॉल है, जीएसटी कलेक्शन में जो शॉर्टफॉल है, जो कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट देती है अंदर जीएसटी टू स्टेट्स, उसका पैसा रिलीज़ कर दिया है स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रॉक्सीमेटली 75,000 करोड़ रिलीज़ किए हैं एज अ कॉम्पनसेशन अंडर जीएसटी फॉर करंट फिस्कल ईयर टू स्टेट्स गवर्नमेंट। और इसके अलावा बैक टू बैक लोन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी हैं स्टेट्स गवर्नमेंट को, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो अपने रिवेन्यू शॉर्टफॉल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, आरबीआई से लोन ले सकती हैं। तो टोटल इस करंट फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल रिवेन्यू शॉर्टफॉल है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन का गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था, जिसमें से हाफ अमाउंट 75,000 करोड़ का जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया है एज अ जीएसटी रिवेन्यू शॉर्टफॉल in a single state installment to all state government. Why? Simply to facilitate the capital expenditure by states, to facilitate the spending by state government, जिससे कि इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो, डिमांड बूस्ट हो, मार्केट में मनी सप्लाई हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो। सिंपल सी बात।
और इसके अलावा बहुत सारे लोन की फैसिलिटीज़ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करी हैं और कहा है कि स्टेट्स गवर्नमेंट चाहें तो अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, फंड का लोन ले सकते हैं, स्पेशली ऐसे स्टेट्स जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन फेस कर रहे हैं। और जो रिमेनिंग अमाउंट है जीएसटी कॉम्पनसेशन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल का, वो सेकेंड हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर में रिलीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है। और ये मनी और ये फंड रिलीज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट भी किया है कि इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स एंड इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द फंड बाय ऑल स्टेट्स, all union territories in terms of capital expenditure is very important at this pandemic situation. और अगर आपको याद हो, मैं डिस्कस भी किया था कि मई 28 में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने प्रपोज किया था कि 1.5 ट्रिलियन का जो मनी है, जो मार्केट बोरोइंग है, वो स्टेट्स गवर्नमेंट कर सकती हैं अपने जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए। तो बैक टू बैक लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी है, 1.5 ट्रिलियन की विंडो भी ओपन करी थी कि अगर स्टेट्स गवर्नमेंट चाहें तो दे कैन टेक द लोन, दे कैन बोरो द मनी फ्रॉम द मार्केट अज्यूमिंग 7% ग्रोथ इन द रेवेन्यू। और उसी के बेसिस पर ये 1.85 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल जो है वो कैलकुलेट किया गया था। द जीएसटी कॉम्पनसेशन रिक्वायरमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर हैज़ बीन पेग्ड एट 2.7 ट्रिलियन, of which 1.1 trillion is expected to be met out through cess collection. And this is the data of the different states that actually require more GST compensation. So Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Kerala, Uttar Pradesh, तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा जो कॉम्पनसेशन की रिक्वायरमेंट है जीएसटी रेवेन्यू फॉल की वजह से, वो स्टेट ऑफ कर्नाटका को है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड गुजरात। और अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कोविड-19 की सेकेंड वेव से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं और इसी वजह से उनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड करे या फंड रिलीज़ करे, और गवर्नमेंट ने उसी डायरेक्शन में स्टेप लिया इन ऑर्डर टू बूस्ट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप देख लेते हैं few other news clips. GDP growth estimates at 22% in Q1, demand still low, RBI। कल आरबीआई का जुलाई मंथ का बुलेटिन आया और उस बुलेटिन में आरबीआई ने आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए, फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर्स के लिए इंडियन इकोनॉमी की स्टेट के बारे में प्रेडिक्शन किए हैं और Q1 के जो रिजल्ट्स रहे हैं उसकी ग्रोथ के भी एस्टिमेट्स पब्लिश किए हैं। सो एज पर आरबीआई, because of aggressive vaccination push, Indian economy has brightened the near-term prospects for growth, and real gross domestic product GDP growth is estimated to be at 22% into the first quarter of this फाइनेंशियल ईयर। 22% तक की ग्रोथ रेट के एंटिसिपेशन है अप्रैल जून के क्वार्टर में एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसका सीधा जो रीज़न दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का दिया, और दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव वैक्सीनेशन पुश। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दे आर पिकिंग अप द पेस, बट स्टिल जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी भी लो है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, कई लेवल पे मनी सप्लाई को इंश्योर कर रही है। और ऐसा भी आरबीआई का एंटिसिपेशन है कि आगे आने वाले क्वार्टर में एक एग्रीगेट जो डिमांड है उसमें एक सॉलिड इंक्रीज देखने को मिलेगा। हालांकि पूरी तरह से डिमांड को मैच्योर होने में, पूरी तरह से डिमांड को रियलाइज होने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सेकेंड शॉक से निकलने में इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके अलावा इन्फ्लेशन जो है वो एक अदर प्रॉब्लम कॉज कर रही है आरबीआई के लिए, जिससे कि जो सप्लाई साइड है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। सप्लाई साइड जो फैक्टर्स हैं, तो सप्लाई शॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड सप्लाई मिसमैच दैट इज़ कॉज्ड बाय कोविड-19 विल स्टिल कंटिन्यू फॉर 2 or 3 quarters। और जितना भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ये सब वापस से डिस्टर्ब हो सकता है अगर कोविड-19 की थर्ड वेव फिर से आती है। So this pace of recovery may further be reversed as per the RBI। और सेकेंड वेव से जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर अफेक्ट हुआ है, इंटरप्ट हुआ है, उसकी वजह से भी कई बहुत ज़्यादा इकॉनमी में नुकसान देखने को मिला है। बट
अगर गवर्नमेंट इन सप्लाई साइड मेजर्स पे काम करती है एज पर आरबीआई, देन इन दैट केस दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर मे प्रूव टू बी अ वेरी गुड फॉर इंडियन इकॉनमी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मास्टर कार्ड बैन सेट टू हिट 5 प्राइवेट बैंक्स। कल हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मास्टर कार्ड को नए कंज्यूमर बनाने से मना कर दिया है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मास्टर कार्ड को नए कंज्यूमर ऐड ऑन करने से मना कर दिया है अपने नेटवर्क पर। क्यों मना किया था? क्योंकि मास्टर कार्ड ने लोकल डेटा स्टोरेज गाइडलाइंस को फॉलो करने से मना कर दिया था। इस बैन के बाद डेफिनेटली मास्टर कार्ड का बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स होंगे डिफरेंट बैंक्स के साथ फॉर क्रेडिट और डेबिट कार्ड सर्विसेज। और जैसे ही ये बैन का डिसीजन आया तो 5 प्राइवेट बैंक्स या जो नॉन बैंक्स लेंडर्स हैं दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अनदर ऑप्शन। तो 5 ऐसे बड़े बैंक हैं जो कि मास्टर कार्ड के बैन के कारण अफेक्ट होंगे। हालांकि ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, लेकिन इट विल टेक फ्यू मंथ्स फॉर दीज प्लेयर्स टू ट्रांजिट फ्रॉम अदर कार्ड नेटवर्क। और अदर कार्ड नेटवर्क कौन कौन से हमारे पास? वीज़ा है, रुपी है, तो इनमें ट्रांजिट करने के लिए टाइम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू द नॉमिना रिसर्च, आरबीएल बैंक, यस बैंक, बजाज फिनसर्व्स are the most one impacted by this ban. Why? Because all of their credit cards or debit cards are actually allied to Mastercard. तो ये प्राइवेट बैंक्स जो हैं कैसे ट्रांजिट करेंगे, किस पर्टिकुलर सेक्शन में ट्रांजिट करेंगे, किस पर्टिकुलर कार्ड या फैसिलिटी या सर्विस प्रोवाइडर पर जाएंगे, दैट इज़ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, बट इट विल टेक फ्यू मंथ्स टू बी ऑन ट्रैक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेकेंड कमिंग ऑफ सोशल मीडिया हैज़ बिजनेस पैक Facebook India head. As per the recent data released by Facebook, जो कि फर्स्ट टाइम फेसबुक ने रिलीज़ किया एज पर द न्यू IT रूल्स, 416 मिलियन यूजर्स इंडिया में हर महीने फेसबुक यूज़ करते हैं, जिसमें से 334 मिलियन एक्सेस इट एवरी डे। तो जो पर डे का जो डेटा है वो 234 मिलियन का डेटा है, मीन्स 234 मिलियन इंडियन यूज़र डेली फेसबुक यूज़ करते हैं, एंड दिस प्रोवाइड फॉर्म्स अ मैसिव टारगेट कस्टमर बेस फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और फेसबुक ने ये भी रिवील किया कि पैंडेमिक की वजह से जो ये हिट है, जो ये यूजर्स रेट है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, दोनों का ही 40% तक इंक्रीज़ किया है। तो दिस अमाउंट ऑफ यूज़र बेस और डेटा बेस एक्चुअली गिव्स अ ह्यूज लीवरेज टू द फेसबुक, एंड फेसबुक इज़ मेकिंग अ बिग push to target business in India from small entrepreneurs to ग्लोबल टॉप ब्रांड्स। तो अब फेसबुक के पास सफिशिएंट यूज़र बेस है, तो उस यूज़र बेस को टैप करना है तो बिजनेस करना है। बिजनेस के लिए नाउ फेसबुक इज प्लानिंग टू क्रिएट अ सेपरेट बिजनेस पेज और बिजनेस पेज फॉर अपकमिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और इवन अगर इस डेटा को हम बहुत केयरफुली एनालाइज करें तो भी हम देख सकते हैं कि जो इंस्टाग्राम के यूज़र्स हैं, 90% इंस्टाग्राम के यूज़र्स डिफरेंट बिजनेस पेज को फॉलो करते हैं एज पर द इंटरनल सर्वे दैट इज कंडक्टेड बाय फेसबुक एंड मार्केट रिसर्च फर्म्स, एंड दिस विल अलाउ द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम to use this opportunity and allow their customer to interact more deeply with the brands. तो अब business को push करने के लिए Facebook is coming up with the new business model. तो reels, short videos, content available on Facebook channels, all these may be serve as a very important platform which will be used by the firm to target their customer, and it has 6 million videos being made every day. So it's a very huge database, it's a very huge user base. तो उसको अब फिलहाल के लिए Facebook leverage करने जा रहा है, exploit करने जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। दास विल सून ब्रिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनलाइज करने जा रही है या एक नई इंडेक्स डेवलप करने जा रही है। दैट इंडेक्स विल बी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FII, and this particular index will have different parameter across the 3 dimension of financial inclusion. What are the 3 dimension of financial inclusion that RBI is using? First one is access, second is uses, and third is quality.
तो इन 3 पैरामीटर्स को, इन 3 डायमेंशन, एक्सेसिबिलिटी, यूजेबिलिटी और क्वालिटी, इन 3 डायमेंशंस को यूज़ करते हुए आरबीआई इज़ वर्किंग ऑन वन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एंड मोस्ट लाइकली दैट आरबीआई विल पब्लिश इट इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। क्यों? क्योंकि आरबीआई का क्लियरली ये कहना है कि पैंडेमिक के बाद से जो डिसरप्शन कॉज हुआ है, जो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी कॉज हुई है, उसको देखते हुए इस तरह की इंडेक्स इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दिस इंडेक्स से, जब भी ये इंडेक्स डेवलप होगी, दिस इंडेक्स विल एक्चुअली अलाउ द सेंटर बैंक टू एनालाइज द पोस्ट पैंडेमिक recovery in a more inclusive and more sustainable manner। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा व्हाट इज़ दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है और आरबीआई क्यों इतना इस पर फोकस कर रही है, और व्हाट आर द एडवांटेज, क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर होगा इंडियन इकोनॉमी में तो उससे क्या होगा। कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होंगे ही जिसको आरबीआई रियलाइज करने की बात करें, तो व्हाट आर दोज बेनिफिट्स दैट इंडियन इकोनॉमी कैन रियलाइज आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन। So that's all for today, students. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. Please like, share and subscribe. Thank you.